वो शेरो शायरी से बताने की मेरी इच्छा जागी है। देखिए, ज्ञान की कोई नहीं है लिमिट कि पॉलिनोमियल उसका बच्चा है। तो पहले पापा के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो बच्चे के बारे में अच्छे से कच्चा चिट्टा खोल पाएंगे अपन। तो मेरा नाम एक अस्तित्व मेरे नाम से भी है, लेकिन कोई कोई मुझे दीपक जी का बेटा या मतलब बेटी भी तो बुलाता होगा। गेटिंग माय पॉइंट। बस हवा में लिख दिया, बस जयराम जी के बस चल रहा है। नहीं बेटा, वो बोलता भाई साहब जी कौन से जंगल में आ गया हूँ, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ ना। मैं रिमाइंडर पढ़ूंगा और फैक्टर तो उसकी अम्मा जी होगी, मैं तो वो भी नहीं पढ़ूंगा। मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मेरे तो नहीं हो रहा है वाला टॉपिक। फिर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं कर रहा, चैप्टर को बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे से बच्चों, मेरे बिडूज का स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि फटाफट सीरीज हमने आप सभी के लिए चालू कर रखी है, जिसमें हम लोग आपको कम से कम समय में एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जिसमें आज जो मैं लेकर आई हूँ चैप्टर आपके लिए, वो शेरो शायरी से बताने की मेरी इच्छा जागी है। देखिए, ज्ञान की कोई नहीं है लिमिट, ज्ञान की नहीं है लिमिट। हम आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन 40 मिनट। आय हाय हाय। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो चीज है ना, आप देखिए कौन से जॉनरों से, किसका बच्चा है, कहाँ से आया, ये सब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं बस पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टार्ट करा दूंगी। आपको याद हो 6वीं क्लास में हमने सबसे पहला एल्जेब्रा पढ़ा, 7th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, 10th में फिर से पॉलिनोमियल्स। तो ये सब एक पूरी चेन चलती आ रही है। तो मैं आपको डायरेक्ट पूरा एल्जेब्रा से पढ़ाऊंगी कि भाई एल्जेब्रा क्या होता है, क्योंकि एल्जेब्रा के बच्चों में आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल्स उसका बच्चा है। तो पहले पापा के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो बच्चे के बारे में अच्छे से कच्चा चिट्टा खोल पाएंगे अपन। तो व्हाट इज एल्जेब्रा अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं तो सिंपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे मैं बताती हूँ। एल्जेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो किससे डील करती है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से और ऑपरेशन से। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि एल्जेब्रा के दो बच्चे, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा उसका वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। अब सबसे बड़ी बात, कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया 3। अब इस 3 की जगह कोई नहीं ले सकता, ये नंबर अपने आप में एक जगह बना के बैठा है, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन यही मैंने यहाँ पे x लिख दिया, y लिख दिया, a लिख दिया। अब ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी, -1 भी, 0 भी है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो मतलब वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल हो गया। और ये इसका सबसे प्यारा बच्चा है एल्जेब्रा का, क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं होगा तो एल्जेब्रा भी नहीं होगा, उसका अस्तित्व वेरिएबल से है। और जब इनमें ऑपरेशंस लगते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जब इनमें ऑपरेशन लगते हैं, जैसे मान लो एक x है, एक 3 है, इसमें ऑपरेशन प्लस लग गया, तो ये अब एल्जेब्रा से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। आप एग्जांपल देख लो, 2x + 5y। अब देखिए इधर बीच में प्लस है, एक 2x एक 5y है, तो आपको क्या मिला, ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई। अब 2x² + 5 आ गया, तो उसमें क्या है, बात तो एक ही है। तो ये देख लीजिए, y की पावर 4 - 15y²। तो जरूरी नहीं कांस्टेंट अलग से हो। गेटिंग माय पॉइंट। आपको बस ये इंपॉर्टेंट है कि अकेला वेरिएबल भी, मैं लिखती हूँ y लिख दिया, तो ये y भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि इससे क्या मल्टीप्लाइड है, इससे 1 मल्टीप्लाइड है। तो देख लीजिए ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिल गई। तो एल्जेब्रा के 2 बच्चे, उससे हमें उसमें ऑपरेशन लगा, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उनमें पॉलिनोमियल्स आता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही एक टाइप होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स अगर हमको मिलती है, उन्हें पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सुनना, मतलब पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बच्चा है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। बस कंडीशन इतनी है कि उसमें जो भी वेरिएबल होगा बेटा, उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। व्हाट इज पॉलिनोमियल, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल, हर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो बस होल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिखा 2x² - 3y + 5। अब आप देखेंगे इधर ये मेरे पॉलिनोमियल है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब होंगे वेरिएबल देखते ही, अभी पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करते हैं। इधर पावर 2 है, इधर 1 है, होल नंबर में पावर है। यही अगर पावर 2x की पावर -2 - 3y की पावर 1/2 आ जाती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, आप इधर देखिए, इधर पावर नेगेटिव होगी, होल नंबर नहीं होता। इधर 1/2 हो गई, 2 हो गई, तो नहीं होगा। अगर पावर आपकी जैसे मान लीजिए y पे रूट आ जाए, आप ये समझ लीजिए जो 2 है, ये -3 है, जो 5 है, इस पे कुछ भी हो, ये कुछ भी वैल्यू हो, डजंट मैटर। जो हमारा वेरिएबल है बस वो, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, उसके अलावा किसी में भी हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देख लीजिए एग्जांपल, ये देख लीजिए 2x की पावर 1 है, इधर 5y की पावर 1, मतलब यस ये पॉलिनोमियल है। इधर स्क्वायर है, अब देखिए 7 पे रूट है, डरना नहीं है,
आपको मतलब ही नहीं उससे क्या चीज मल्टीप्लाइड है तो क्या होगा, आपको ये देखना है कि पावर x की पावर क्या है 1 है, तो बस ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अब आप यहां देखेंगे तो x की पावर 2/3 हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट। वहीं अगर 2 रूट x प्लस 5y² होता तो ये भी नहीं होता, क्योंकि रूट किस पे आ गया, वेरिएबल पे आ गया, और वेरिएबल पे रूट मतलब पावर हाफ हो गई उसकी, और हाफ मतलब फ्रैक्शन मतलब होल नहीं हुआ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपको क्या होता है समझ में आया। अब अपन क्वेश्चन समझते हैं आगे, ठीक है। चलिए, अब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा क्या होता है। देखिए, अलजेब्रा का बच्चा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल उसका बच्चा। अब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसके बच्चे तो पढ़ेंगे ही हैं, बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं मतलब क्या कि आगे कैसे पढ़ें। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स के टोटल जो बच्चे हैं ना वो 2 बेसिस पर डिवाइडेड है। एक तो टर्म्स के बेसिस पे डिवाइडेड है और एक डिग्री के बेसिस पे डिवाइडेड है। अब टर्म्स क्या होती है, सबसे पहली बात देखिए, इधर मैंने इधर एक चीज लिखी, मैंने लिखा 2x² - 3y + 5। अब आप देखेंगे 2x² - 3y + 5, ये प्लस के साथ जो पूरी प्लस या माइनस के साथ जो साइन के साथ पूरी सेपरेटेड एक्सप्रेशन है उसे टर्म कहते हैं। अब आप देखेंगे 2x² प्लस का माइनस का 3y प्लस का 5, ये 3 इसकी क्या हो गई, टर्म्स हो गई, तो उसमें 3 टर्म्स हो गई है ना, तो ये टर्म्स होती हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे अगर अपन पढ़ें, और अच्छा टर्म्स की इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि टर्म्स के आगे जैसे 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 क्या हो गया, उस x² का कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। y का कोएफिशिएंट कौन होगा, उससे क्या मल्टीप्लाइड है, -3, बस जो भी मल्टीप्लाइड है, चाहे आगे मल्टीप्लाई चाहे पीछे मल्टीप्लाई हो, -3 y का कोएफिशिएंट हो गया। तो मैंने आपको टर्म समझाया, मैंने आपको कोएफिशिएंट समझाया। अब टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स है, भाई ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसको टर्म्स के बेसिस पे समझते हैं। अब आप देखेंगे इधर कितनी टर्म है मेरे प्यारे बिडू, मेरे प्यारे बच्चों, इधर एक ही टर्म है तो इधर एक ही टर्म है, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 एंड नोमियल मीन्स टर्म। इधर आपकी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 1 और 2, तो 2 मतलब बाय नोमियल, तो बाय मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स। इधर आप देखेंगे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आप ऊपर की पावर मत देखिए, टर्म्स देखिए, 1 2 3, तो इधर 3 टर्म्स है तो इसको बोलेंगे 3 से ट्राई नोमियल, ठीक है। और जब 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाती है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रही हूं, 3 से ज्यादा टर्म्स आती है, 3 और मोर अगर आ गई तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब जैसे पॉलीइथीन होता है, तो पॉलीथीन जैसे बहुत सारे, मैनी, तो मैनी नोमियल्स। लेकिन पता है क्या है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी, बस इनको नाम अपना प्रिसाइजली अलग से, जैसे मान लो मेरा नाम शिखा है और मेरे पिताजी का नाम दीपक है, तो कोई कोई तो मुझे शिखा के नाम से भी बुलाता होगा, तो मेरा नाम एक अस्तित्व मेरे नाम से भी है, लेकिन कोई कोई मुझे दीपक जी का बेटा या मतलब बेटी भी तो बुलाता होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये सब इवेंचुअली पॉलिनोमियल ही है, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है। गॉट माय पॉइंट। दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अब डिग्री के बेसिस पे, पर पहले डिग्री क्या होती है। अब डिग्री देखिए क्या होता है, टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं आता है, एसी वाला डिग्री, वो टेम्परेचर वाला नहीं, ये अपना डिग्री पॉलिनोमियल्स का है, अलजेब्रा का डिग्री है। ऐसा डिग्री बस ऐसी पावर जो हाईएस्ट हो, बस किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखिए इधर जैसे मैंने एग्जांपल दिया x³ - 3y, x³ - 3y। अब देखिए इधर y की पावर 1 है, x की पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई, बात खत्म। किसकी है, क्यों है, डजंट मैटर, अपने को इतनी मगजमारी रखनी नहीं है। तो अब डिग्री के बेसिस पे हमारे कितने डिवाइडेड है देखिए। अब आप इधर देखेंगे, हमें टर्म से मतलब नहीं, इधर x की पावर 1 है हाईएस्ट, इससे कोई हाईएस्ट पावर ही नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर मतलब 1 हो गई, डिग्री 1 हो गई, तो इसको हम नाम देंगे लीनियर। 1 का चड्डी बड्डी यार लीनियर होता है, इसमें आप आगे इस पे ग्राफ भी बनाएंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप देखिए इधर पावर 1 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट तो 2 हुई, तो डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। 10th में तो पूरा चैप्टर है इस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपको पता है इधर 3 हाईएस्ट पावर, 3 का चड्डी बड्डी यार क्यूब होता है, 8th में पढ़ के आए हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक होगी, आप इतना जान लो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स और उनके बच्चों के बारे की कहानी। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब पॉलिनोमियल्स में 2 बच्चे और हैं जो थोड़े अलग से हैं, जो थोड़ा सा उनको ना पढ़ते कम है और बच्चों को उसमें कंफ्यूजन रहता है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, होता है जीरो पॉलिनोमियल। पहले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया 3, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। अब आप बोलोगे 3 कैसे पॉलिनोमियल है मैम, मैं कहती हूँ सुनना, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा है, किसी भी नंबर, किसी भी हाथी की पावर भी अगर 0 हो जाए उसका आंसर 1 होता है। मैं इधर अपनी मर्जी से x की पावर 0 लिख सकती हूँ,
क्योंकि x की देखिए इसको 3 इंटू 1 लिख सकती हूँ, तो x की पावर 0 लिख दिया, तो इसका मतलब x इससे मल्टीप्लाइड है, मतलब वेरिएबल है, और उसकी पावर 0 है, मतलब वेरिएबल तो है ना, तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ। तो कोई भी नंबर जैसे -22, 6 अगर आपको कहीं मिल जाए 5/2, ये सब पॉलिनोमियल्स ही है, बट ये कौन से पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इनसे इमेजिनेशन में हमने क्या मल्टीप्लाई कर रखा है? कोई ना कोई वेरिएबल जिसकी पावर 0 है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि इसकी डिग्री कितनी हो गई। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा ध्यान रखिएगा 0 होगी, उसकी हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा उसकी 0 होगी। अच्छा, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल बस ये लो, ये 0 पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जो बस 0 हो, जिसमें टर्म्स भी 0 हो, डिग्री की बात नहीं हो रही है, आप सुनिएगा। 0 पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वेयर कोएफिशिएंट्स आर 0, मतलब सब 0, टर्म्स भी 0, कोएफिशिएंट भी 0। तो आप बोलेंगे मैम फिर तो डिग्री भी 0 हो जाएगी इसकी, क्योंकि देखिए मैम 0 से ये x की पावर 0 मल्टीप्लाई हुई, तो ये 0 इंटू 1, तो ये तो ऐसा नहीं। जब कभी भी 0 पॉलिनोमियल की बात होगी तो उसमें डिग्री याद रख लीजिए नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ये चीज बहुत कम बच्चों को याद रहती है, नॉट डिफाइंड होती है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट कांस्टेंट एंड 0 पॉलिनोमियल। अब हमने जो पढ़ा है अगर हम उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की हमें बस डिग्री बतानी है। अब जैसे कि फर्स्ट है, आपको पता है इधर 3 है, पावर 2 है, इधर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इधर 3 है। अच्छा, 3 है, आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो डिग्री वैसे याद हो जानी चाहिए 0 है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 3 को 1 से 3 की जगह में 1 भी तो लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, और 1 की जगह x की पावर 0, y की पावर 0, मतलब इधर डिग्री मेरी 0 आ गई, ठीक है। अब इधर आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। ये 5t-7, इधर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर डिग्री इसकी 1 हो गई, ये लीनियर हो गया। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है 0। ये पॉलिनोमियल है, 0 है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ ऐसा बिल्कुल नॉट डिफाइंड, हमारे डिफाइंड में ही नहीं है ये, नॉट डिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। अब देखो डिग्री पता, आपको डिग्री निकालनी आ गई तो क्लासिफाई भी कर सकते हो। अब आप इधर देखिए, इधर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो देखेंगे, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हाईएस्ट तो 3 है, तो इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो आर स्क्वायर, हमें टर्म से मतलब नहीं है, आर स्क्वायर है पावर, मतलब डिग्री इसकी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक। आप चाहें तो साथ साथ आंसर करो। देखो बेटा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा साथ साथ मेरे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मैं आप लोगों को सुन पाऊंगी आराम से। आप इंटरेक्ट करो, जब आप इंटरेक्ट करोगे सेशन में तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो प्लीज डू इट, ठीक है। चलिए अब सुनिए, पॉलिनोमियल्स को लिखने का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बस हवा में लिख दिया, बस जयराम जी की बस चल रहा है, नहीं बेटा, अपने को उसको एक तरीके से लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तरीका होता है। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए, जैसे कि अब देखिए, मैंने लिखा x³ - 3x + 2x की पावर 6 - 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि जो पावर होती है ना, देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल और उसकी पावर सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर राजा होता है, इसमें सारा काम वेरिएबल और उसकी पावर चलाती है। अब आप वेरिएबल को देखो, आपका हमेशा वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, तो प्लस का 2x की पावर 6 पहले आएगा, फिर x³ उससे छोटा है तो वो आएगा, फिर जस्ट छोटा 3x है, फिर -4 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी जो पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलनी चाहिए। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर शुड ऑफ द वेरिएबल। देखिए इधर, आप देखिए इधर, x³ x² 1, मतलब इधर पावर 3 थी, फिर 2 3 फिर 1 थी। बस ये ध्यान रखिएगा, पावर ऐसे हाफ में नेगेटिव आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स दे देते हैं ऐसा कभी कभी, जैसे देखिए पावर n, देन n-1, देन n-2, देन ऐसे करके 0, तो अपने लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल तक आ गया, कांस्टेंट जिसे कहते हैं अपन। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, तो जो हमने अभी खत्म करा वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब हम थोड़ा सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या आएगा आपके? सेकंड एक्सरसाइज में 2 टॉपिक्स मेन है, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अलग से है, और उसी से रिलेट करके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसलिए मैंने सोचा, देखिए आपको अलग अलग पढ़ाने की बजाय आपको अगर मैं कंपैरिजन के थ्रू पढ़ाऊं तो वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा आएगा। देखिए, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, सुनना ध्यान से, आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया, मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 3x + 7, और बोला इसकी वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल की। मतलब x की वैल्यू मैं जहां पे भी x है वहां 4 रखने पे, पूरा सॉल्व करने पे
जो भी मुझे नंबर मिलेगा वो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जैसे ही मैंने x की वैल्यू 4 है, हर जगह 4 चिपका दिया। p ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 7, हर जगह 4 चिपकाया। सुनिएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 4 12 प्लस 7, ठीक है। 16 में से 12 गया तो 4 बचा, 4 प्लस 7 11। तो ये जो 11 मिला है, ये 11 मेरा वैल्यू है पॉलिनोमियल की। सुनना, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? देखो ये फालतू का रीड करने से हम कंफ्यूज होते हैं कि कुछ नहीं है, बस p ऑफ x की वैल्यू अगर मैंने k रखी, k मतलब 1 2 3 4 5 6, वो वैल्यू रखने पे जो मुझे p ऑफ, जैसे मैंने x की वैल्यू 4 रखने पे जो p ऑफ 4 की वैल्यू मुझे 11 मिली है, वो 11 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। और सुनना, अब इसे से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझना, अगर यही पॉलिनोमियल की वैल्यू 11 की बजाय 0 हो जाती अगर है, तो ये हीरो हो जाता। हीरो कैसे हो जाता? ये x इज इक्वल्स टू 4, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता। तो व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? कुछ नहीं, बच्चा समझता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरो से रिलेटेड है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली x की वैल्यू, बस आपको बोले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो तो आप समझो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने की। जैसे आप ही जानते हैं ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, आप बोलोगे x की वैल्यू तो ये भी है, 4 होगी ना x की वैल्यू, बट क्या ये ऐसी वैल्यू है कि इसको जीरो कर पा रही है? नहीं, 11 आंसर लाई है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपका जीरो आ रहा है किसी x की वजह से, किसी x की वैल्यू की वजह से, तो वो x की वैल्यू आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे इधर देखिए, इधर तो रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। p ऑफ x अगर आपका जीरो आ रहा है किसी x की वैल्यू पे, जैसे इधर देखिए एग्जाम्पल आपका p ऑफ x है, सुनना इधर p ऑफ x है आपका 2x माइनस 6। अब इधर एक बार मैं x की जगह 3 डाल के देखूं, जरा देखते हैं क्या ये इसका वैल्यू ऑफ पॉली, मतलब ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, जीरो है कि नहीं। तो मैंने p ऑफ 3 डाला तो 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 3 जा 6 माइनस 6, जीरो आ गया। अगर मेरे पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो मेरे चगते फट्टे थे नब्बे गिल्ली हो गए, और शावा तो होने ही है फिर। तो व्हाट इज दिस? ये जीरो आया मतलब ये मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये दम रखता है इसको जीरो करने का, और ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये है। और ये 11 और ये जीरो क्या है? ये जो 11 और जीरो है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमें p ऑफ x गिवन है, हमें p ऑफ x कितनी गिवन है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिएगा इधर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और हमें बोला है p ऑफ 2 माइनस p ऑफ माइनस 1। हमें पूरा सॉल्व करके निकालना है इसको करने का तरीका बच्चा बताएगा, करेगा इसको पूरा एक साथ कर देगा। आप अलग अलग पहले p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, सुनना 4 पार्ट का क्वेश्चन है, फिर p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालो, फिर p ऑफ पहले इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू निकालो, और फिर तीनों को मर्ज कर दो अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर बोला गया है। तो पहला स्टेप आप क्या निकालेंगे? p ऑफ 2 निकालेंगे, तो हर जगह 2 डाल दीजिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। तो ये 7 माइनस 8 माइनस 1, तो p ऑफ 2 आपका माइनस 1 आ गया। अभी बेसिक मैथ सही आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप मैं p ऑफ माइनस 1 निकालती हूँ, ये आपका था x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया माइनस 4x प्लस 3। अब मैं p ऑफ माइनस 1 निकाल रही हूँ, मतलब जहां पे भी x है, जहां पे भी x है मैं वहां माइनस 1 चिपका दूंगी। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, गॉट माई पॉइंट। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस का 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया आपका। तो p ऑफ माइनस 1 आपका 8 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? थर्ड स्टेप p ऑफ, अब आप निकालेंगे p ऑफ 1/2। तो पहले आप इधर लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बोले मैडम जी आप तो फटफट लिख रहे हो, अभी अपन को उसको पढ़ना है। आप देखिए इधर p ऑफ 1/2, तो x का 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अरे जहां पे भी x है वहां 1/2 चिपकाना है यार। चलिए पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये कटा इसे 2 बारी में, तो कितना? माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 करा तो 1/4 प्लस 1 आ गया इधर, तो ये तो आपका 5/4 हो गया। अब सुनिए ये थर्ड स्टेप था, अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप इज कि तीनों को आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप इज कि आपको तीनों को लिखना है p/2 माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कलर से करते हैं, हाँ, p/2 माइनस p ऑफ माइनस 1 प्लस p ऑफ 1/2। अब देखिए p/2 की वैल्यू कितनी है? जब p पे 2 रखा था तो -1 था, माइनस अपनी जगह, इसकी वैल्यू कितनी थी? 8 थी, यहाँ से 8 चिपकाया, प्लस इसकी वैल्यू 5/4 थी। अब देखिए ये तो आपका -9 प्लस 5/4 हो गया। अब देखिए इधर ये आपने 4 एलसीएम लिया तो -36 प्लस 5 आया विच इज इक्वल्स टू -31/4। तो आप ये देख रहे हैं कितना आराम से निकला अपना आंसर इसका,
क्या करा अपन ने, P ऑफ 2 अलग से निकाला, P ऑफ -1 अलग से निकाला, P ऑफ 1/2 अलग से निकाला, फिर इसको एज इट इज चिपकाया और उसमें वैल्यू लगा दी साइन के साथ। ऐसा नहीं है माइनस को आप भूल जाओ, माइनस साथ में चलेगा, इसके कारण -31/4 आएगा। माइनस नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, वो -8 रह जाएगा आपका। गॉट माई पॉइंट, प्लस का 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, वो था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन, कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ही निकाल के सॉर्ट करना है। इसमें आपको बोला है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? एक्स की वैल्यू, एक्स की कैसी वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स की कैसी वैल्यू जो P ऑफ एक्स को जीरो कर दे, जो P ऑफ एक्स को जीरो हमें पता है पहले से कर दे। तो मैं 2x + 5 को जीरो लेके चल लेती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, हमने ट्रांसपोजिंग मेथड 7 क्लास में सीखा है, भीड़ इधर उधर करनी है, सारी भीड़ को इक्वल्स टू के इधर भेजना है कि सिर्फ x बचे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। भाई 2x इधर ही रहा, प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हुआ, x इधर ही रहा, माइनस का 5 से बाद 2 इधर इसके डिवाइड में गया, तो -5/2 आ गया मेरा x। और ये -5/2 इज माई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये इतना दम रखता है कि जब ये P ऑफ x के अंदर x की जगह जब मैं -5/2 डालूं 2x + 5 में, तो वो जीरो हो जाएगा। आप करके देख लो, चेक कर लो आपका सही है कि गलत है। सेकंड है, मेरा P ऑफ x अब क्या है, ax है, और मैंने बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो आप ax को जीरो ले लो। आपको जैसे ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले ना, आप जो भी एक्सप्रेशन है उसको जीरो मान लो। गॉट माई पॉइंट। अब सुनिए, x निकालना है तो a मल्टीप्लाई में, तो जीरो के पास डिवाइड में गया। अब बच्चा क्या गलती करता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया, एनसीईआरटी का है, बच्चा इसको यहीं छोड़ देता है। अरे जब भी कभी भी जीरो ऊपर होता है, कोई चीज डिवाइड होती है जीरो से, तो आंसर जीरो ही तो आता है, तो x का आंसर जीरो ही हो गया, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही जीरो है। ऐसा नहीं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा जीरो, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, कभी -5/2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैथ से अपनी मर्जी चलाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड अपना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम एक तीसरे पड़ाव पे आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर। अब ये जो चीज है ना, ये मैं मानती हूँ 9th के हर बच्चे को सताती है, और इसलिए सताती है कि उसको सबसे पहली बात तो रिमाइंडर थ्योरम, पहले तो रिमाइंडर थ्योरम में ना वो कुछ ऐसा पढ़ता है, वो कुछ ऐसा पढ़ता है इसको, और वो पढ़ता है, वो बोलता है भाई साहब जी कौन से जंगल में आ गया हूँ, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ ना, मैं रिमाइंडर पढ़ूंगा, और फैक्टर तो उसकी अम्मा जी होगी, मैं तो वो भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मेरे तो नहीं हो रहा है वाला टॉपिक, फिर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं कर रहा, चैप्टर को बाय बाय। ये गलती करते हो। अरे क्या है रिमाइंडर थ्योरम, पहला तो ये बताऊंगी, फैक्टर थ्योरम क्या है, और दोनों को अगर डिफरेंस के फॉर्म में बता दूं तो और बढ़िया है, तो और बढ़िया। तो सुनो, कुछ नहीं होती रिमाइंडर थ्योरम। मैं बोलती हूँ एक पॉलिनोमियल को, मैं बोलती हूँ एक पॉलिनोमियल है x + 3, इसको डिवाइड करो x² + 3x + 5 से, तो कितना टाइम लगेगा उसको डिवाइड करने में, और उसका रिमाइंडर निकालो डिवाइड करके, बहुत टाइम लगेगा। रिमाइंडर चाहे 0 आए चाहे 1 आए कुछ भी आए, टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं और बोलूं कि बिना डिवाइड करे आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, उसे तो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालना। कैसे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अभी पढ़ाया, दोनों चड्डी बड्डी आर है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का चड्डी बड्डी आर रिमाइंडर थ्योरम है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का चड्डी बड्डी आर फैक्टर थ्योरम है। तो जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब आप समझ लीजिए वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हो। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? सुनना, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालो, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकालना है। और क्या रिमाइंडर निकाला है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब सुनना, इधर मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के दिखाई अभी 11। ये क्या था 11? ये 11 रिमाइंडर ही है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या रिमाइंडर बोलो, बात एक ही है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं इसका, देखिए इधर, जैसे मैंने दे दिया P ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x + 5 माइनस 4x माइनस 5, और मैंने बोल दिया x की वैल्यू 2, x, सुनना इधर, x माइनस 2, ये आपका एक फैक्टर है, और मैंने बोला मतलब ये आपका एक सिंपल एक पॉलिनोमियल है, और बोला कि बताओ कि ये से इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, पहले आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो इससे x की वैल्यू 2 आई। अब x की वैल्यू 2 हर जगह डाल लो, P ऑफ 2 निकाल लो, तो जो उससे वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। सुनना ध्यान से, तो P ऑफ 2 निकाला आपने, तो भाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 बाई 4 माइनस 8 माइनस 5। देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, -8 बाई 4 में से गया तो -4 -9 आ गया आपका आंसर। गॉट माय पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट P ऑफ 2। तो ये -9 क्या है? ये सिर्फ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये रिमाइंडर भी है कि जब ये इससे डिवाइड होगा तब आपका रिमाइंडर -9 आएगा। ये होती रिमाइंडर थ्योरम, ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। हमने इसको फालतू में इतना हवा और हाइप्ड बना रखा है। गॉट माय पॉइंट? दिस वाज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या होती है? अब सुनना, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर से रिलेटेड है। यही अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, यही रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब ये इसको पूरा डिवाइड कर पा रहा है, और डिवाइड कर पा रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। सो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? नथिंग बट
फिर से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, और अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, सेम चीज आपको फैक्ट ये गिवन है, इससे इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके आपने एक x की वैल्यू निकाली, इसमें डाली, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। जैसे एग्जांपल देखना इधर, p ऑफ x है आपके सामने, देखिएगा इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, x² - 4x - 5 है आपके सामने, और यहाँ पे अब मैं x + 1 का एज अ फैक्टर ले रही हूँ g ऑफ x, तो इधर मैंने g ऑफ x को 0 ले लिया, तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब मैं हर जगह -1 जरा डाल के देख लूं, उससे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के देख लूं, तो p ऑफ -1 निकालेंगे, -1 का स्क्वायर -4 × -1 -5, तो ये 1 + 4 - 5, ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए 5 - 5 0 आ गया। लो p ऑफ -1 0 आ गया, मतलब मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये x + 1 इसका फैक्टर है। क्यों है फैक्टर? देखिए इसका रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इधर 9 आया, माइनस का 9, इधर 0 आया, दोनों केस में रिमाइंडर ही आ रहा है, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर हो जाएगा, एंड दैट इज फैक्टर थ्योरम। बस ये फालतू का पढ़ते हैं ना अपन तो कंफ्यूज होते हैं, और ये एग्जाम में ना एक चीज बोलूं, ये चीज आनी भी नहीं है, ये तो आपको बोलेंगे नहीं स्टेटमेंट लिखो, वो तो ये पूछेंगे कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या आएंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। आप तो बस ये समझ लो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और फैक्टर थ्योरम मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बट उसमें 0 आना जरूरी, तभी वो उसका फैक्टर होगा। अब आप इधर देखिए, ये क्वेश्चन है, बोलता है चेक करो कि ये इसका, ये बड़े वाले भैया, ये छोटे मियाँ, ये जो छोटे मियाँ g ऑफ x है 7 + 3x, ये बड़े मियाँ, इन बड़े मियाँ के फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो, इसमें डालो, अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है इसकी वजह से, तो ये इसका फैक्टर है, नहीं है तो जयराम जी की फर्क पैंदा है, सानू मगजमारी नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, नो है तो नो लिखो ना, जरूरी है ऐसा ना जरूरी है, हैं ए वेखो एनू वेखो। अब तो 7 + 3x = 0 करा, तो इससे मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3 आ गई। यहाँ पे मैं हर जगह -7/3 डालूंगी, देखिए इधर 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर 3 × -7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, और नेगेटिव साइन है साथ में लगेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो -343, 3 का क्यूब होता है आपका 27 -49/3, ठीक है। इधर देखते जाइएगा, अब जब ये इससे कटा तो कितनी बारी में कटेगा, 9 बारी में, तो -343/9 -49/3, एलसीएम आपका कितना आया बेटा, इधर आपका एलसीएम इधर 9 आएगा, तो -343 - 147, तो ये आपका आ जाएगा -490/9, ओ ले, ये तो इसका फैक्टर नहीं, इसका आपका आंसर 0 आया क्या, नहीं आया ना, तो बस ये इसका फैक्टर नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, नो लिख दो, जरूरी है ऐसा ना, अगर नो आता तो बच्चा डर जाता है, क्यों डरना, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, ठीक है। चलो इधर देखो, अब सेम क्वेश्चन फैक्टर पे, फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन है ये, उन्होंने अब पहले आपको बोला चेक करो, हमने चेक करा, अब इन्होंने बोल दिया है कि व्हाट वैल्यू दिस इज, कि भाई इससे डिविजिबल है, मतलब बोल दिया है कि जो छोटे मियाँ हैं, ये जो छोटे मियाँ हैं x + 2 है, ये बड़े मियाँ p ऑफ x से डिविजिबल है, ये इनसे डिविजिबल है, पहले से बोल दिया, अब बोल दिया तो क्या करेंगे, सुनो, इसका मतलब है मेरा p ऑफ जो भी इसकी वैल्यू डालेगी वो 0 पहले से हो जाएगा। सुनो कुछ नहीं करना, आप x + 2 0 की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू -2 आई। अब सुनो, इन्होंने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू जहां जहां पे भी मैं -2 डालूंगी मेरा पॉलिनोमियल 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि बोल दिया फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर मैं p ऑफ -2 निकालती हूँ तो वो 0 होगा, फॉर श्योर 0 होगा। अब मैं हर जगह -2 डाल देती हूँ, x का क्यूब मतलब -2 का क्यूब, -2 अपनी जगह, m अपनी जगह, x² मतलब -2 का स्क्वायर + 16 = 0, ये 0, ये भाई मैंने -2 इसकी जगह डाल दिया। अच्छा अब देखिए इधर -2 का क्यूब -8, ये कितना होगा, आप इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका है -2 का स्क्वायर 4 4 2 8, तो माइनस का 8 + का 16 = 0, ठीक है। इधर m चल रहा है अपना, अब देखिए 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 8 - 8m = 0, तो माइनस का भाई इधर जाके कितना हो जाएगा आपका, जब मैंने इधर भेजा तो 8 - का 8m = -8, माइनस से माइनस कटा, m आपका 1 आ गया, लो खत्म बात।
ये बहुत बेसिक मैथ्स थी, ये हर बच्चा कर सकता है। बस आपका m1 आ गया तो उनको m निकलवाना था आपसे, तो उन्होंने बोल दिया फैक्टर है। अब आपको कभी भी k निकलवाना हो, a निकलवाना हो, b निकल जाना, c निकल, चिंटू की वैल्यू निकालनी हो, आपको कुछ नहीं करना है, उस इसकी वैल्यू निकाल के इसमें डालो और उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो। अगर ये 0 होता नहीं तो इधर जाता नहीं और m की वैल्यू आती नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फोर्थ, अपना एक पड़ाव। अब आते हैं जो मेन पड़ाव है, जो इस चैप्टर का बहुत बड़ा वेटेज रखता है, दैट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? भाई तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ना। आगे जैसे हमने फैक्टराइजेशन 8th क्लास में सीखा था, जिसमें हमने रीग्रुपिंग सीखा, हमने कॉमन निकालना सीखा, हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सीखा, हमने स्प्लिटिंग सीखी, यही सेम इसमें वापस आएगा। फैक्टराइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, जो 8वीं में स्प्लिटिंग सीखी थी ना, वही एग्जैक्टली अभी उठ के आई है। इवन सेम 10th में भी है, इतनी इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग, सिखा दूंगी अभी स्प्लिटिंग। इवन आपको पता है कि इसका लेक्चर पहले 1 शॉट आपका आ चुका है, उसमें मैंने स्प्लिटिंग सिखाई है। और एक चीज और बताऊं, मैंने आपको स्प्लिटिंग और कहाँ सिखाई है, मैंने आपके लिए स्प्लिटिंग के लिए अलग से वीडियो लाई हूं, वो देख ली तो आपको स्प्लिटिंग कभी नहीं भूलोगे। फैक्टराइजेशन ऑफ डिग्री 3 और एक है फैक्टराइजेशन बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी एक्सरसाइज है इस पे तो, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे कि देखिए, अब आपके सामने अपन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें आपकी मिडिल टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए? जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। पहला स्प्लिटिंग हमेशा उसी पॉलिनोमियल पे लगेगी, उसी एक्सप्रेशन पे लगेगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही स्प्लिटिंग हो सकती है, ना उससे कम में ना ज्यादा पे, कभी नहीं हो सकती। सुनिए, इसलिए स्प्लिटिंग जब करेंगे तो हमेशा 2 ही फैक्टर आएंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ये ध्यान रखना। अब आप इधर देखिए, x² है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट का -22 है ना, इस -22 के आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे साइड में फैक्टर्स निकालिए। भाई -22 कैसे आता है आपका? भाई 2 × 11 हो सकता है और 22 × 1 हो सकता है। अब देखिए, इनमें से क्या करने से आपका 9 आ रहा है? 11 में से 2 माइनस करा तो 9 आ गया, मतलब मुझे मेरा जोड़ा मिल गया। जोड़ा मिल गया तो शादी करा दो। कैसे शादी कराएंगे? देखो, जोड़ा मिल गया है, अभी हम शादी कराते हैं। देखिए, प्लस का 9, भाई आपको पता -22 है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे -22 आ रहा है। ये प्रोडक्ट का होता है, ये सम का होता है, तो प्रोडक्ट करने पे माइनस तभी आता है जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। और माइनस आपका प्लस का 9 चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला प्लस का होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा, बात खत्म। अब आप यहाँ लगा दो x² की जगह x²। अब आपको पता है तो इधर माइनस का 2x, और ये इसको तोड़ के ये टूटता है, मिडिल टर्म्स टूटती है, बाकी सब अपनी जगह ऐसे रहते हैं, और ये अपनी जगह 22 आ गया। अब तो आपको ग्रुपिंग बनानी है। अब आपने एक इसकी ग्रुपिंग बनाई है, किसकी ग्रुपिंग बनाई है, देखते जाइए इधर। देखिए इधर, इसमें से x कॉमन आया तो x - 2 बचा, इसमें से 11 कॉमन आया तो x - 2 बचा। अगर इधर सेम बच रहा है तो चकदे पट्टे चल रहे हैं, वरना अपने शाबा चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो x - 2 एक बार लिखा और एक बार x + 11 लिखा, तो लो मुझे दो फैक्टर्स मिले ना, स्प्लिट करके 2 मिले ना, तो बस यही तो निकालने। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गए, मतलब आगे x² के कोई चाचा जी आ गए, आगे x² के कोई चाचा जी लगकर आ गए, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, इस 12 को लास्ट वाले नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मुझे प्लस का 12 तो चाहिए प्रोडक्ट पे, सुनना, और सम करने पे मुझे क्या चाहिए? माइनस का 7x। सुनना, पहले तो 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 1 जा, 6 2 जा, 3 4 जा। आपको 7 दिख रहा है, जोड़े पे 3 और 4 बैठ रहे हैं। एक जो जोड़ा जो सही बैठ रहा है, जिसकी हम शादी करा सकते हैं, जो बिल्कुल सेटिंग से बैठ रहा है, दैट इज 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 से 7 मिल रहा है, 3x और 4x से, और दोनों को ही नेगेटिव रखेंगे तभी मुझे माइनस का 7 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तभी मुझे प्लस का 12 मिलेगा, 3 4 जा 12। तो मतलब मेरा जोड़ा सही बैठ गया, माइनस का 3x माइनस का 4x। तो मैं इधर माइनस का 3x इसकी जगह तोड़ के माइनस का 4x, ये एज इट इज +1। बस ध्यान रखना, हमने 12 को इससे मल्टीप्लाई करा है, शाण पत्ती में उसको भी 12 लिख दो। इमेजिनेशन में 12 करा, यूज भी 12 करेंगे, लेकिन लिखेंगे 1, ठीक है। चलिए, इधर और इधर ही अपन ने करा। अब इसमें से अपना क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो क्या बचा अंदर? अब आप देखेंगे तो 4x - 1 बचा। इधर आपको 4x - 1 बचाना है, तो आप देखिए इधर प्लस है, तो आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का साइन तो प्लस हो गया और ये प्लस का साइन माइनस हो गया, तो देखो सेम बच गए। तो एक तो 4x - 1 है आपका, और इधर हमने 3x निकाला था, तो इधर आपका 3x - 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इधर 3x है और इसको मैं 4 3 जा 12 लिख सकती हूँ, तो 3 बाहर निकला, तो एक आपका ये फैक्टर आ गया और एक आपका ये फैक्टर आ गया। लो, आपके 2 फैक्टर्स आ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आपको स्प्लिटिंग आ गई है, तो अब आप सुनिए, अब इस चैप्टर के अपन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पड़ाव पर हैं, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? देखिए, एक होती है आइडेंटिटी, एक होती है इक्वेशन। आइडेंटिटी वो होती है ऐसी फॉर्मूला
ऐसा आइडेंटिटी जो LHS RHS कुछ भी लगाओ दोनों तरफ से इक्वल चलेगी, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज बेसिकली एन इक्वेशन जिसमें LHS RHS के हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। का मतलब क्या था? इक्वल होना। जैसे मेरी आइडेंटिकल कौन होगी? जो मेरे साथ खड़ी होगी, जैसे बिल्कुल सेम एक और शिखा मैम आ जाए तो वो कौन हो गई, या मेरे एक और कोई बिडू आ जाए तो दैट इज बिडू, तो चलो मेरे लिए सारे इक्वल है। तो शिखा मैम एक और आ गई तो वो आइडेंटिकल होगी ना, बिल्कुल नाक कान सब कुछ ए टू जेड सेम होगा। मतलब मैं LHS और वो RHS पे सब सेम होगा, LHS RHS कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए सम कॉमन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये जो आइडेंटिटीज थी बचपन वाली आइडेंटिटीज है और ये हमने पढ़ी है बेटा, ये हमने पढ़ी 8वीं क्लास में, 8th क्लास में पढ़ी, तो ये भी आएगी अभी। अब 9th की आइडेंटिटीज क्या क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तीसरी a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो दो आइडेंटिटी है ये NCERT में नहीं है, पर ये कोर्स में है, ध्यान रखना। ये NCERT में नहीं है लेकिन ये कोर्स में इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस a वाला मैम। अब इसका एक और स्पेशल केस है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी गलती से 0 हो जाए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाती है। ये इसका स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए इसको यूज कैसे करते हैं। सिंपल बात, आपने याद कर ली, चलिए कर ली। अब बच्चे को याद करने के बाद यूज कैसे करनी होती है? यूज बस ये करनी है, आपको जिस फॉर्म में गिवन है उसके उल्टे फॉर्म में निकालना है। बच्चा फैक्टराइज, एक्सपैंड और इवेल्युएट के क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। सही बात बोल रही हूँ मैं कि यार इसमें इवेल्युएट करे कि एक्सपैंड करे कि फैक्टराइज में कौन सी लगाएं? कोई भी लगेगी, लेकिन आप ही देखिए कि उसमें किस फॉर्म में गिवन है उसके उल्टे फॉर्म में लाना है। मान लीजिए अब आपको दिख रहा है इधर, ये आपकी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब ये आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, या आप ये कह लीजिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब है x प्लस y का होल स्क्वायर बना रही है। अब आपके किस फॉर्म में गिवन है? इस फॉर्म में गिवन है, तो इस फॉर्म का यूज करके आपको इस फॉर्म में बनाना है। फैक्टराइज भूल जाओ, क्या बोला उन्होंने? इस फॉर्म में बनाना है बस, क्योंकि जिस फॉर्म में गिवन होती है उसके उल्टे फॉर्म में बनाना होता है, इतना आप दिमाग में रख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर भाई आपका ये फॉर्म है, आप सबसे पहले ये लिखेंगे 49a स्क्वायर प्लस का 70ab प्लस का 25b स्क्वायर। अब x स्क्वायर बनाना है आपको, है ना, मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना है। 49 7 का और a स्क्वायर a का, 7a का होल स्क्वायर, और ये किसका 5b का होल स्क्वायर। मतलब आप देखें तो आपको x क्या मिला, 7a मिला, और y क्या मिला आपको, 5b मिला। सुनना, आपको इस फॉर्म में गिवन है, आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, मतलब x और y की वैल्यू तो लानी है। लो मिल गई, लगा दो इसमें। इधर आप चाहें तो 2xy लिख दीजिए, 2xy, x कितना है 7a, y कितना है 5b। ये तो बस ऐसे काम का नहीं है ये तो। अब आपको x कितना मिला 7a, y कितना मिला 5b, होल स्क्वायर लगा दो। होल स्क्वायर मतलब वो चीज दो बार एक ही चीज से मल्टीप्लाइड है, मतलब मैं इसको 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b लिख सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। लो हो गया मेरा फैक्टराइज, लो हो गया मेरा एक्सपैंड, सब कुछ हो गया। तो कुछ नहीं करना है, जिस फॉर्म में गिवन है उसके उसी फॉर्म में उसको लेते चलो, उसी से आप उसका x और y की वैल्यू या a और b की वैल्यू निकालो और उसके उल्टे फॉर्म में डाल दो। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन है आपका, अब बोला है इसको एक्सपैंड, अरे एक्सपैंड करना फैक्टराइज करना भूल जाओ। आप पहले लिखो, इधर क्या लिखा है 1/4a माइनस, आप ये देख लीजिए आपको इस पूरे का होल स्क्वायर निकालना है, और आप ये देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। आप इधर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब आपको आइडेंटिटी मिल गई कि कौन सी लगानी है, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर आपको गिवन है। तो मतलब गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है तो इसके उल्टे फॉर्म में लाना होगा। क्या होता है उल्टा फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप a b यूज करो या xyz यूज करो या abc यूज करो, बात एक ही है। अब सुनिए किस फॉर्म में गिवन है, आप देखिए इधर इस फॉर्म में गिवन है, मतलब 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपको किस फॉर्म में लाना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, इस फॉर्म में लाना है आपको, इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में है आपका। आप कुछ मत करिए, x y z की वैल्यू इससे निकालिए, इसमें डालिए, काम खत्म। अब देखिए इससे x की वैल्यू क्या आई, विथ साइन उठानी है, प्लस का 1/4a, y की वैल्यू माइनस का विथ साइन माइनस का, एंड z की वैल्यू क्या आई प्लस का 1। आप सिर्फ दो आइडेंटिटी पूरी
पूरे पॉलिनोमियल्स में सिर्फ मेन 2 आइडेंटिटीज होगी जो विथ साइन उठाएंगे, दैट इज एक तो x प्लस से x प्लस बी वाली आइडेंटिटी और एक ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में विथ साइन उठाएंगे। बाकी सब में साइन के साथ उठाने की जरूरत ही नहीं, नंबर के साथ उठाओ, ठीक है। अब एक्स वाई जेड मिल गया, इसमें डाल दो। चलिए इसमें डालते हैं। सबसे पहले आपको x कितना मिला 1/4, तो प्लस का 1/4a, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या मिला आपको माइनस का 1/2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab a मतलब 1/4a, b मतलब माइनस 1/2b प्लस 2yz, y कितना मिला आपको, y आपको मिला माइनस 1/2b। अब देखिए ना इधर z आपको 1 मिला प्लस का 2z x, z आपको 1 मिला और x आपका कितना है 1/4 है। अब तो क्या है बेसिक सॉल्व करना है इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, तो और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर 2 से तो 2 कटा आपका और प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4, ये आपका आंसर आया। अब देखिए 2 से 2 कटा आपका तो प्लस माइनस माइनस बी, सीधा b इंटू 1, 2 से 4 कटा 2 बचा और इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस का a अपॉन 2। और सुनिए पता है यही मेरा फाइनल आंसर है, खत्म, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी अपने को, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो कुछ नहीं करा अपन ने, उससे जिस फॉर्म में अपन ने पहले आइडेंटिटी लिखी, देखा किस फॉर्म में गिवन है, देखा किस फॉर्म में गिवन है अपने को, और बस जिस फॉर्म में गिवन उसके उल्टे फॉर्म में लिख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से देखिएगा इधर भाई। अब आप देखेंगे कि भाई a क्यूब है, फिर ये भी किसी का क्यूब लग रहा है, फिर स्क्वायर है और 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स और क्यूब आ गया, तो इसका मतलब ही a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब होगा। 2 आइडेंटिटी हमने शॉर्टलिस्ट करी। अब इसमें से देखिए माइनस आ रहा है बीच में, a माइनस बी का होल क्यूब ही होगा ना यार, है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन इंडिया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, सुनना ध्यान से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अब सुनना इसको पहले इस फॉर्म में, आपको पता है किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, तो इस फॉर्म में इसके साथ साथ लिखिए और इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए आपको पता है कि भाई इधर हम ये वाला फॉर्म लिखते हैं कि हमें पहले से पता है कि ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब की फॉर्म में गिवन है और हमें a माइनस बी के क्यूब के फॉर्म में लाना है। मतलब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए इवेंचुअली, वो तो मेरी वैसे निकल जाएगी। अब देखो कैसे निकलेगी, देखना इधर ध्यान से। इधर लिखा है 27 का क्यूब, तो इसका मतलब इधर तो 27 p क्यूब आएगा, है ना। और देखना इधर माइनस 1/26 इधर नहीं आएगा, 216 इधर आएगा, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है तो b का क्यूब 1/6 आएगा, समझे, इसलिए ये इधर आएगा। फिर ये वाली चीज इधर आएगी माइनस 9/2 p स्क्वायर, देखिए इधर p स्क्वायर और प्लस का, देखिए प्लस का 1/4 p। अब आपका सारा जम गया। अब आप इससे a क्यूब निकालिए। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, p क्यूब p का, तो 3p का होल क्यूब। और ये किसका होता है, माइनस अपनी जगह चल रहा है, 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 216 6 का क्यूब होता है। तो अब आपको देखा जाए तो a कितना मिला, a आपको 3p मिल गया और b आपको कितना मिल गया 1/6, कोई साइन के साथ नहीं उठाना, खत्म। आप डाल दो, इसमें निकल गया आपका आंसर। तो मैम ये जो बीच की जगह बची इधर क्या लिखेंगे, अरे इसको तो भरनी है, जैसे ये अपन इधर भरेंगे ना a और b की वैल्यू, इधर भी भर दो। इसके अंदर क्या है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर। तो a कितना है आपका, a कितना है आपका, a आपका कितना है 3p और b कितना है 1/6 और इधर भी 3a कितना है आपका 3p और ये 1/6, खत्म, भर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे आपको 9/2 p स्क्वायर एंड 1/4 p ही मिलेगा, करके देख लो। तो आपकी जो वैल्यू निकली बस वो इन दो से निकलती है। आपकी a की वैल्यू क्या आई 3p माइनस अपनी जगह, b की वैल्यू 1/6 का होल क्यूब। अच्छा होल क्यूब ऐसे एक्सपैंड करना है पूरा अच्छे से, तो उसको एक्सपैंड कर दो, 3p माइनस 1/6 3 बार लिख दो, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, लो खत्म। कितना आसान था, क्या करना था, आपने आइडेंटिटी पहले पहचानी, आपको पता था इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म का यूज करके a और b की वैल्यू निकाली, इस फॉर्म में निकालना था वहां डाल दी, उसको एक्सपैंड कर दिया, बात खत्म, मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको फटाफट से देखते हैं। आपको बोला है a क्यूब, देखिए इधर अगर आप आइडेंटिटी देखें तो इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है और दो ही आइडेंटिटी जो इससे मैच खा रही है, या तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाली आइडेंटिटी 3abc वाली। लेकिन आप इधर देखिए इसमें सिर्फ a क्यूब b क्यूब c क्यूब है। पहले आप एक काम कर लीजिए, a आपका -12, b आपका 7 और c आपका 5 है। एक बार a प्लस b प्लस c करके देख लेंगे यार, a प्लस b प्लस c अगर मैंने करा
तो -12 + 7 + 5 आया विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर मेरा a + b + c 0 आता है तो मेरा कौन सा केस बनता है? मेरी आइडेंटिटी जो सबसे आखिरी आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाती है, आपके ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें जो आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है कि a³ + b³ + c³ जो होगा वो 3ab c के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है a³ + b³ + c³ पता है किसके इक्वल होगा? 3 × a × b × c। तो डायरेक्ट 3 × a × b × c लगा दो आप फॉर्मूला। बस a कितना है आपका? -12, b कितना है? 7, ये कितना है? 5। आंसर आया -2160, 12,260 रुपीज। कोई डाउट? तो ये आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत बार आता है बच्चों के, बच्चा से घूम जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अपन ने जो चैप्टर पढ़ा इसके अंदर अपन ने एक ऐसा भी नहीं कि मैंने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा के और पढ़ला झाड़ लिया गया, बट ठीक है। और ऐसा भी नहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सिर्फ एक क्या है 2 क्वेश्चन, मैंने आपको अलग अलग आइडेंटिटी कवर कराने की कोशिश भी करी पहला। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया। स्टिल आपको डाउट हो आप पूछो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम आपका चैनल आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चों। तो होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बिडूज आपका सेशन पे आने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चक दे फटे।